अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि जो टॉपर्स भी होते हैं या वो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी में मैट्रिक में 90 95 प्लस स्कोर किया होता है, लेकिन वो एमडी कैट क्लियर नहीं कर पाते, तो वो कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से ये होता है। आज की वीडियो में हमने ये वो मिस्टेक्स डिस्कस करनी है जिसकी वजह से कोई स्टूडेंट, चाहे वो टॉपर है, चाहे वो 90 प्लस स्कोर कर चुका है, एफएससी में 95 प्लस स्कोर कर चुका है, लेकिन वो एमडी कैट में बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाया, उसकी जो गलतियां हैं आज हमने वो सारी डिस्कस करनी है। ठीक है, चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। जी, पहले तो ये बात जान लेना कि एमडी कैट इज़ नॉट लाइक एफएससी। एमडी कैट और एफएससी में मैट्रिक लेवल के एग्ज़ाम्स में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेशक आप एफएससी में टॉप कर चुके हैं, आपने 95 प्लस स्कोर किया है या 90 प्लस स्कोर किया है या 85 प्लस स्कोर किया है, आप मैट्रिक में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आए हैं, एफएससी में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आए हैं। आप कभी ज़िंदगी में कभी भी आपने फर्स्ट पोजीशन आपकी हमेशा आती रही है, कभी आपने सेकंड स्कोर नहीं की। वो स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने हमेशा पूरी ज़िंदगी में 6 7 8 9 10 हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन स्कोर की होती है, बोर्ड में उनकी पोजीशन होती है, लेकिन वो एमडी स्कोर नहीं कर पाते, एमडी क्लियर नहीं कर पाते। आपने ज़रूर इस तरह के एग्जांपल्स देखी होंगी, सुनी होंगी। चलिए, ये तो बहुत दूर की बात है, टॉपर्स की बात है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जो बिल्कुल एवरेज होते हैं, यानी कि उनके एफएससी में मार्क्स कुछ खास नहीं होते, 85 84% मार्क्स होते हैं या 80% होते हैं, लेकिन वो एमडी कैट में बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी मिलती हैं। ठीक है, उसकी रीज़न ये होती है कि एफएससी का जो लेवल होता है, अब हम एफएससी और मैट्रिक के सबको एक कंबाइन करके बोर्ड एग्जाम्स कह देते हैं, और एमडी कैट इज डिफरेंट, बोर्ड एग्जाम्स आर डिफरेंट। बोर्ड एग्जाम्स की स्ट्रेटजी क्या होती है, वो आपका चेक क्या कर रहे होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं आपकी मेमोरी, कि आप चीज़ों को याद कैसे लगाते हैं। आसान अल्फाज में रट्टा, जिसका रट्टा बेहतरीन है वो एफएससी में बेस्ट स्कोर कर सकता है। ठीक है, वो टॉप कर सकता है, आपको रट्टा लगाना आता है, आप एफएससी में, आप बोर्ड एग्जाम्स में टॉप कर सकते हैं। अच्छा, रट्टा इंपॉर्टेंट नहीं है, रट्टा सिर्फ आपको 90 या 85 स्कोर देता है। इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी आनी चाहिए। आप जितनी बेहतरीन पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं एफएससी में, बोर्ड एग्जाम्स में, मैट्रिक में टॉप करने के, हाईएस्ट स्कोर करने के। ठीक है, बहुत से टॉपर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रट्टे की बेस पे और प्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर वो टॉप कर जाते हैं, लेकिन उन्हें कंसेप्ट का कुछ नहीं पता होता। हाँ, कंसेप्ट ज़रूरी होते हैं, लेकिन अबाउट 10% उनके पास कंसेप्ट होते हैं, बाकी सारा कुछ रट्टा और पेपर प्रेजेंटेशन। मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनके पास कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता, इवन के वो जो माइनर कैलकुलेशंस होती हैं वो भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, √47, अब कम से कम इतना तो पता होता है इंसान को कि √47 49 7 होता है। ठीक है, तो वो इस तरह की माइनर कैलकुलेशंस भी कैलकुलेटर के ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, 2+2 वो भी उन्होंने कैलकुलेटर पे करना होता है। तो जब एमडी कैट के अंदर उन्हें बगैर कैलकुलेटर के काफ़ी टफ कैलकुलेशन सोल्व करने का कहा जाता है, तो वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। उसके अगली बात कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कि बिल्कुल किताब की लाइनें याद करते हैं और उन्हें पेपर प्रेजेंटेशन आती है। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स का पेपर है, आपने कूलम्स लॉ लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसका यूनिट लिखना है, जो ये उसका फार्मूला जो होता है वो लिखना है, उसके बाद आपने वो जो म्यू नॉट होता है और जितने उसके यूनिट्स होते हैं, उसके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उसके बारे में बताना होता है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, उसका एक खास पैटर्न होता है। ठीक है, इसी तरह बायोलॉजी के अंदर आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन के बाद मैंने एक डायग्राम बनानी है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मैंने फलां चीज़ें लिखनी है। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि अगर किसी को आती हैं तो वो बोर्ड एग्जाम्स में बेस्ट स्कोर कर सकता है, चाहे उसके पास कंसेप्ट है या नहीं। ठीक है, लेकिन अच्छा, मैंने कुछ एक दफ़ा एक ऐसा स्टूडेंट भी देखा है कि एक जगह पे मैं टेस्ट ले रहा था, तो मैट्रिक का एक स्टूडेंट है जिसने अभी इसी जो ईयर है, अभी जो रिसेंटली मैट्रिक का रिजल्ट आया है उसके अंदर उसने 1180 मार्क्स स्कोर किए, यानी कि 1200 में से 1180। बहुत अच्छी अचीवमेंट है, टॉपर्स के अंदर उसका शुमार हो रहा है। लेकिन जब मैं उसका टेस्ट ले रहा था तो मैंने उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन देखा उसको सॉल्व करते हुए। वो क्या लिख रहा था कि अब मुझे क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छी तरीके से याद नहीं कि वो क्वेश्चन क्या था, लेकिन उसने लिखा, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल प्रोसेस।
मैंने उससे कहा कि आपने इससे पहले क्या एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल शुरू कर रहा था। आल्सो वहाँ पे लिखा जाता है जहाँ आपने उससे पहले कोई चीज़ एक्सप्लेन की और वो दूसरा काम हो। तो उसको मेरी बात समझ में आई कि उसने, यानी कि वो जो बुक के ऊपर था उसके ऊपर पहला क्वेश्चन कुछ और था, उसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन उधर से आया था, उसने वही याद किया था, वो उसी तरह लिखा, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड दिस एंड दिस। उसने खुद से दिमाग नहीं लड़ाया। लेकिन बोर्ड में उसके जो मार्क्स हैं वो बेहतरीन है, क्योंकि बोर्ड के अंदर रट्टा चल जाता है। ये सारी चीज़ें थी एफएससी के बारे में। अब हम मूव करते हैं एमडी कैट। एमडी कैट में आपका रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं चलता, ठीक है। ना ही एमडी कैट में आपको पेपर प्रेजेंटेशन होती है। एमडी कैट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होता है आपका कंसेप्ट। आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए और दूसरा आपको स्ट्रेस हैंडल करना चाहिए। अब देखें ना कि जो पीएमडीसी है वो आपसे एमडी कैट लेती ही क्यों है? क्या एफएससी के मार्क्स नहीं थे उसके लिए? अगर आपने एफएससी में अच्छा स्कोर किया, 95 प्लस स्कोर किया, 90 प्लस स्कोर किया, तो उसको तो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे देना चाहिए। उसकी रीज़न ये है, पीएमडीसी आपसे ये रिक्वायर करती है कि आपने 5 इयर्स मेडिकल स्कूल में, यानी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ना है, और उसका स्ट्रेस मैनेज करना। उसकी इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, उसको पढ़ने के लिए क्या स्टूडेंट की कैपेबिलिटी है कि वो ऐसा कर सकता है कि नहीं। इस वजह से क्या वो पहले दूसरे साल में कहीं ड्रॉप आउट तो नहीं कर जाएगा। तो पीएमडीसी ने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स निकाल के देने होते हैं जो कि ये स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, उनके अंदर पहले से उनके कंसेप्ट बिल्ड हैं, उन्हें टाइम मैनेजमेंट करनी आती है। अब एमडी कैट की तैयारी के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, एफएससी से ज़्यादा मेहनत लगती है एमडी कैट की तैयारी में। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो पीएमडीसी तो आपसे ये रिक्वायर करती है, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर पूरा उतरते हैं, आप कंसेप्ट बिल्ड करते हैं अभी से ही। अगर आप अभी एमडी कैट के नहीं भी स्टूडेंट हैं, अगर आप एफएससी में हैं या मैट्रिक लेवल में हैं, तो अभी से आप अपने कंसेप्ट बिल्ड करना शुरू करें। आप कंसेप्ट की बेस पे ही एमडी कैट क्लियर कर पाएंगे। आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एफएससी में क्या होता था कि आपने एक चीज़ याद कर ली, एक न्यूमेरिकल है, हमने उसको याद कर लिया, लेकिन एमडी कैट में ऐसा होगा ही नहीं। एक तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, दूसरी बात ये है कि उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आएंगी। एफएससी के अंदर ये होता था कि आपने फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी एग्जांपल दी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकिन को म्यूरिन भी कहते हैं, लेकिन उसके अंदर आपने थ्योरेटिकल लॉन्ग से लिखना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकिन जो आपको आसान लगता है वो वर्ड याद कर लेते हैं, लेकिन एमडी कैट में उसने वो म्यूरिन वर्ड यूज़ करना है, यानी कि जो मुश्किल लफ्ज़ है वो अगर आप एफएससी पढ़ रहे हैं उसके अंदर तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन एमडी कैट में आपको ये सहूलत मुयसर नहीं होती। तो आपने ये गलतियां नहीं करनी कि एमडी कैट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर आप रट्टा लगाएं, क्योंकि इसमें रट्टा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप किताबों को रट लें, अपने प्रोविंस की किताब को रट लें, फेडरल को रट लें, बाकी दूसरे प्रोविंस की किताब को लाके ए लेवल की ओ लेवल की किताबें भी रट लें, तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एमडी कैट आपकी मेमोरी चेक नहीं कर रहा। एमडी कैट आपकी चेक कर रहा है आपकी मेंटल एबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर आईक्यू के साथ साथ ईक्यू, आईक्यू होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ईक्यू होता है इमोशनल क्वेश्चन, उसे भी चेक कर रहा होता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं या नहीं। अब लॉजिकल रीजनिंग को एमडी कैट में ऐड करने की ज़रूरत क्या पेश आई कि आपको चेक किया जाए कि क्या आप जो स्ट्रेसेस होती हैं, क्या आप मुश्किल हालात में उनको सोल्व किस तरह करते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, ठीक है। यही रीज़न है आपके सिलेबस के अंदर एक छोटी सी अमाउंट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग को ऐड करने की, ठीक है। तो यही वजह है कि पीएमडीसी आपसे रिक्वायर करती है कि आप शार्प हो, आपका दिमाग मौके पे चलता हो, आप प्रेशर को हैंडल कर सकें, आप रट्टे पे रिलाय नहीं, आप कंसेप्ट पे रिलाय करें। तो ठीक है, अगर आपने इस तरह, अगर आप अपनी स्टडी करते हैं कि आप रट्टा नहीं लगाते और बेहतरीन काम करते हैं, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर एमडी कैट में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। वो स्टूडेंट्स जो कि एफएससी बोर्ड एग्जाम्स के टॉपर होते हैं, कभी ज़िंदगी में उन्होंने कभी फेल नहीं हुए होते हैं, हमेशा फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन हासिल करते हैं, वो भी आके एमडी कैट में इसी वजह से रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा से रट्टा लगाना सीखा होता है। एमडी कैट में से फिर रट्टा नहीं लगता, अगर वो रट्टा लगाते भी हैं तो उस तरह का पेपर बेस आता ही नहीं है, ठीक है। उस तरह का एग्जाम उनसे पूछा ही नहीं जाता, तो वहाँ पे आके वो फेल हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ही कुछ एवरेज स्टूडेंट्स जिनके 70%, 80%, 85% मार्क्स होते हैं, वो शुरू से कंसेप्ट बिल्ड करके चल रहे होते हैं, लेकिन बेशक उनका एफएससी में या बोर्ड एग्जाम्स में बेहतरीन स्कोर नहीं होता, क्योंकि रट्टे के ऊपर आप एफएससी में बहुत कम स्कोर गेन करते हैं। ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है ऐसा, क्या कर सकते हैं। लेकिन एमडी कैट में आके वो बहुत बेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मेरी लास्ट एडवाइस आपको यही है कि आपने एमडी कैट की तैयारी करते हुए रट्टा भी लगाना है। रट्टा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोलॉजी के अंदर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, तो उसके लिए आप रट्टा भी लगाएं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपके कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फिर इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मज़ीद इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आप चाहते हैं कि आप तक बर वक्त पहुंच सकें, तो फिर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।